Good morning, students. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning. So let's Good morning, begin ma'am. good morning. Let's begin our today's session. Last session में we were revising what we were doing. क्या कर रहे थे हम? What were we doing in the last class? Economics. Yes, economics. Subject is macroeconomics. चलो, और फिर क्या कर रहे थे last class में? Keynesian theory. Yes, Keynesian theory we were doing and we were revising. हम unit 2 का revision कर रहे थे जिसमें से पूरा classical theory हमने revise किया है with Say's law and classical theory of income and employment. उसके साथ साथ कीन्स के criticism भी हमने रिवाइज किए थे कि क्लासिकल थ्योरी कहती है कि अगर एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना है तो वेजेस को कम करना पड़ेगा, जिसको कीन्स ने अपोज किया था, हमने ये भी पढ़ा था. फिर वी हैड स्टार्टेड विद द प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव डिमांड या फिर केनीशियन थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक्स. ठीक है, केनीशियन थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट तो उसे हम प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव डिमांड भी कहते हैं. ये थ्योरी कहती है कि employment depends upon effective demand. Now, what is effective demand? Effective demand is a point of intersection of Main demand and supply mix. aggregate demand price and aggregate supply price, जिसको aggregate demand function and aggregate supply function भी कहते हैं. So, wait, I'm sharing the screen and we will draw the diagram. See, I'll be drawing the diagram. You might be having in your notes. जिनके पास notes नहीं है, जिन्होंने notes अभी तक नहीं बनाए, वो अपने pamphlets में देखें. तो effective demand is a point. Effective demand is a point of intersection of एग्रीगेट डिमांड प्राइस, जिसको प्राइस को कभी फंक्शन वर्ड भी यूज होता है प्राइस के लिए, तो एग्रीगेट डिमांड प्राइस एंड एग्रीगेट सप्लाई प्राइस और एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन. तो यस, जब हम इसे ग्राफ पर प्लॉट करेंगे, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस शोज एम्प्लॉयमेंट, y एक्सिस में जो हम बता रहे हैं वो लिखेंगे एग्रीगेट डिमांड प्राइस एंड एग्रीगेट सप्लाई प्राइस. चलिए, तो एग्रीगेट सप्लाई प्राइस इज अ स्ट्रेट लाइन, राइट, एंड एग्रीगेट डिमांड प्राइस इज अ कर्व्ड ग्राफ. ठीक है, तो दिस इज अ पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम जहां पे एम्प्लॉयमेंट n है. तो एम्प्लॉयमेंट ON तब होगा जब एग्रीगेट डिमांड प्राइस एंड एग्रीगेट सप्लाई प्राइस इंटरसेक्ट हो. दैट इज द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इन द इकोनॉमी अकॉर्डिंग टू केनीशियन थ्योरी. इसके बाद कीन्स कहते हैं कि जब भी इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम होगा तो दैट विल नॉट बी द सिचुएशन ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट. तो ये बेसिक डिफरेंस होता है क्लासिकल थ्योरी और केनीशियन थ्योरी में. तो क्लासिकल थ्योरी कहती है कि व्हेनेवर देयर इज इक्विलिब्रियम इन द इकोनॉमी दैट इज अ सिचुएशन ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट. पर कीन्स कहते हैं कि जब भी इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम होगा, यानी एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, तो उस पर जो एम्प्लॉयमेंट मिलेगा दैट इज ON इज नॉट फुल एम्प्लॉयमेंट. क्लियर? यानी सभी लोगों को इस पॉइंट पर काम नहीं मिल रहा है. तो फुल एम्प्लॉयमेंट के लिए हमने एक दूसरा पॉइंट एज्यूम किया है कि फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन इज n-. जब हम n' पर पहुंचेंगे तब हमें फुल एम्प्लॉयमेंट अचीव होगा. पर इसके लिए क्या करना पड़ेगा? वी हैव
टू चॉइसेस। देखिए ध्यान से कर्व को देखना। देखिए अगर हमें एन डैश तक पहुंचना है तो पहली चीज ये है कि या तो हम क्या करें, एग्रीगेट सप्लाई प्राइस को कम कर दे। देखिए अगर ये एग्रीगेट सप्लाई प्राइस नीचे आ जाता है, राइट, एग्रीगेट सप्लाई प्राइस की लाइन अगर नीचे, एरो नीचे शिफ्ट हो जाता है तो यहाँ पर इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड का, और हम क्या अचीव कर पाएंगे, फुल एम्प्लॉयमेंट अचीव कर पाएंगे। बट वी कैन नॉट रिड्यूस एग्रीगेट सप्लाई प्राइस। हम एग्रीगेट सप्लाई प्राइस को हिला नहीं सकते हैं, उसमें हम चेंज नहीं कर सकते हैं। क्यों? बिकॉज एग्रीगेट सप्लाई प्राइस इज द मिनिमम सेल्स which an entrepreneur accept so that he can cover his cost and get minimum profit। यानी एग्रीगेट सप्लाई प्राइस वो मिनिमम सेल्स है, इतना तो पैसा एक एंटरप्रेन्योर को मिलना ही चाहिए ताकि उसकी कॉस्ट कवर हो जाए। अगर एग्रीगेट सप्लाई प्राइस कम होती है इसका मतलब है कम पैसा मिले ताकि कॉस्ट कवर हो, तो यानी कॉस्ट में भी क्या होना चाहिए, रिडक्शन होगा। जब भी एक एंटरप्रेन्योर एक्सपेक्ट करेगा कि पहले से उसे कम पैसे मिले ताकि उसकी कॉस्ट कवर हो, तो कॉस्ट में भी रिडक्शन आना चाहिए। पर कॉस्ट में रिडक्शन तब आता है जब प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, यानी एफिशिएंसी, टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट आता है, विच इज नॉट अ शॉर्ट रन फिनोमिनन। समझ में आया? टेक्नोलॉजी में चेंज लाना, प्रोडक्टिविटी में चेंज लाना इज अ लॉन्ग रन फिनोमिना जिसमें ज्यादा टाइम लगता है। पर अभी अगर किसी इकोनॉमी को फुल एम्प्लॉयमेंट अचीव करना है तो वो ये सोचे कि एग्रीगेट सप्लाई प्राइस को कम कर दे, तो ऐसा नहीं हो सकता। वी कैन नॉट चेंज एग्रीगेट सप्लाई प्राइस बिकॉज एग्रीगेट सप्लाई प्राइस का मतलब है मिनिमम सेल्स प्रोसीड, जो कि एक एंटरप्रेन्योर एक्सपेक्ट करता है ताकि कॉस्ट कवर हो सके। अब खुद सोचो कि अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मुझे कम पैसा मिले, यानी आपकी कॉस्ट भी कम है। कॉस्ट कब कम होती है? जब प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, एंड प्रोडक्टिविटी बढ़ना यानी टेक्नोलॉजिकली एडवांसमेंट होना, which is not a short run phenomena। समझ में आया? Yes, ma'am. Did you get? Yes, ma'am. Yes. तो क्या हम फुल एम्प्लॉयमेंट अचीव करने के लिए एग्रीगेट सप्लाई को शिफ्ट या चेंज कर सकते हैं? No, ma'am. नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो शॉर्ट रन फिनोमेना नहीं है। एग्रीगेट सप्लाई प्राइस में तब चेंज आता है जब प्रोडक्टिविटी चेंज होती है। तो दूसरा ऑप्शन हमारे पास है, वेट लेट मी शेयर द स्क्रीन। दूसरा ऑप्शन हमारे पास है, अगर हम देखें तो पहला वाला तो पॉसिबल नहीं है, यानी ग्रीन वाले पोर्शन को हम रब कर देते हैं। Just a minute. Wait, I have a call. यस, तो दूसरा ऑप्शन हमारे पास है
तो वापस से हम पुरानी वाली सिचुएशन में पहुंच गए हैं जहां पर एग्रीगेट डिमांड प्राइस और एग्रीगेट सप्लाई प्राइस ई पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे थे, एम्प्लॉयमेंट एन था, पर हमें चाहिए एन डैश। तो एन डैश पे पहुंचने के लिए हमारे पास एक और ऑप्शन है जो कि ये है कि एग्रीगेट सप्लाई प्राइस को कम कर दो, या तो, जो कि कम नहीं हो सकता, और दूसरा पॉइंट है कि एग्रीगेट डिमांड प्राइस को बढ़ा दो। तो we will achieve a new equilibrium point जिसका नाम है what? E dash। वापस से see old ADP was at this, ये old ADP है हमारा, aggregate demand price, यहाँ intersection था, employment N था। अब हमारे पास दो सिचुएशन है, या तो एग्रीगेट सप्लाई प्राइस को कम कर दें विच इज नॉट पॉसिबल, और द अदर सिचुएशन है टू इंक्रीज द एडीपी। तो हम जब एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाएंगे तब वी विल अचीव व्हाट? a new equilibrium at E dash, and at that point we would be able to achieve what? A new level of employment जो कि होगा O N dash, and that is the situation of full employment. Is it clear? Any doubt? Yes, ma'am. No, ma'am. चलिए once again क्या करना है, जब भी कीन्स हम थ्योरी पढ़ते हैं तो कीन्स ये कहते हैं कि इफेक्टिव डिमांड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डिमांड। वो सिचुएशन होती है जहां पर कौन इंटरसेक्ट करता है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एग्रीगेट डिमांड प्राइस एंड एग्रीगेट सप्लाई प्राइस। जब इन दोनों का इंटरसेक्शन ई पॉइंट पर होता है तो जो लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट आता है ON, क्या वो फुल एम्प्लॉयमेंट है? क्या वो सिचुएशन फुल एम्प्लॉयमेंट होगी? यस और नो? Here why you people are not able to answer? जब ON हम अचीव करेंगे तो क्या वो सिचुएशन होगी फुल एम्प्लॉयमेंट की? यस और नो? कम ऑन एवरीवन आंसर, डोंट स्लीप। नो। तो अगर हमें एम्प्लॉयमेंट फुल एम्प्लॉयमेंट पे जाना है तो वी हैव टू चॉइस, जिसमें से पहली चॉइस है टू रिड्यूस एग्रीगेट सप्लाई। क्या हम एग्रीगेट सप्लाई को कम करते हैं? शॉर्ट रन में कर सकते हैं, हाँ या ना? हाँ? No. Right. हाँ? नो। यस, बिकॉज एग्रीगेट सप्लाई प्राइस यानी कम से कम इतना पैसा तो मिलना चाहिए ताकि कॉस्ट कवर हो। जब कम से कम मिलने वाला पैसा कम हो रहा है यानी कॉस्ट भी कम हो रही है, और कॉस्ट शॉर्ट रन में कम नहीं हो सकती। तो दूसरा ऑप्शन हमारे पास क्या है? दूसरा ऑप्शन हमारे पास क्या है? इंक्रीज करना। तो हमारे पास एक नया इक्विलिब्रियम आएगा ई डैश पे, दैट विल बी द सिचुएशन ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट। एनी डाउट? एनी डाउट? No, ma'am. चलिए नेक्स्ट आते हैं। अब यहां तक नहीं, इसके आगे भी हमने पढ़ा है। अब हमारे पास एक ही चॉइस बढ़ती है, टू इंक्रीज एडीपी। और एडीपी कैसे बढ़ता है? How will you increase aggregate demand price in the economy? And इसका आंसर है aggregate demand price in the economy can be increased by investment. Can be increased by investment. चलिए अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से हम आगे कंटिन्यू करते हैं। एग्रीगेट डिमांड प्राइस को हम इन्वेस्टमेंट से बढ़ा सकते हैं। नाउ पहले तो व्हाट इज एग्रीगेट डिमांड प्राइस? मैक्सिमम सेल्स प्रोसीड, जो कि कौन एक्सपेक्ट करता है? मैक्सिमम सेल्स प्रोसीड
एक्सपेक्टेड बाय whom? एक्सपेक्टेड बाय entrepreneur कि उसकी जब सेल्स मार्केट में, उसका आउटपुट जब मार्केट में सेल हो तो उसकी मैक्सिमम सेल्स जो उसे मिलनी चाहिए, दैट इज एग्रीगेट डिमांड प्राइस। अगर हमें एग्रीगेट डिमांड प्राइस बढ़ाना है यानी मैक्सिमम सेल्स प्रोसीड को बढ़ाना है, यानी वी हैव टू सेल मोर, राइट? वी हैव टू सेल मोर, जब तो सेल्स मैक्सिमम सेल्स भी, जब तो मैक्सिमम सेल्स भी जब बढ़ेगी। तो वी हैव टू सेल मोर, टू सेल मोर वी हैव टू प्रोड्यूस मोर, यानी हाँ मोर आउटपुट हमें प्रोड्यूस करना है। मोर आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए यू वांट मोर पीपल मीन्स व्हाट? मोर एम्प्लॉयमेंट, and more employment can be achieved only when you have new projects, when you bring new machines। क्योंकि क्या लोगों को किस पे काम करवाओगे? मशीन्स पर काम कराओगे। न्यू प्रोजेक्ट्स और न्यू मशीन्स और न्यू प्रोजेक्ट और न्यू मशीन सेटअप करना is called as what? is called as investment। ठीक है, तो कीन्स कहते थे इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट लाने के लिए इंक्रीज एग्रीगेट डिमांड प्राइस। हाउ विल यू इंक्रीज एग्रीगेट डिमांड प्राइस? बाय इंक्रीजिंग व्हाट इन द इकोनॉमी, बाय ब्रिंगिंग व्हाट इन द इकोनॉमी, बाय ब्रिंगिंग व्हाट इन द इकोनॉमी, by bringing what in the economy? investment। इसको समझने के लिए हम कैसे समझेंगे? एग्रीगेट डिमांड प्राइस का मतलब है मैक्सिमम सेल्स प्रोसीड। तो एग्रीगेट डिमांड प्राइस बढ़ाना यानी मैक्सिमम सेल्स प्रोसीड भी बढ़ाना। ज्यादा सेल करने के लिए, ज्यादा पैसे आने के लिए हमें सेल ज्यादा करना है। सेल ज्यादा करने के लिए हमें आउटपुट प्रोड्यूस करना है, प्रोड्यूस ज्यादा करना है। आउटपुट यस, आउटपुट कब प्रोड्यूस होगा? व्हेन यू हैव आउटपुट प्रोड्यूस, more people to work, and where these people will work? Or new machines, and bringing out new projects or new machines is called as investment। Aggregate demand price investment is called as increase in investment। तो पहला क्वेश्चन, how aggregate demand price can be increased? By increasing the investment in the economy। चलिए, ये था फ्रस्ट्रेशन लेवल की, अब मत रिपीट करना, है ना? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आते हैं, हाउ इन्वेस्टमेंट विल बी इंक्रीज। यहां से यू हैव टू स्टार्ट राइटिंग द नोट्स। हाउ इन्वेस्टमेंट विल बी इंक्रीज। अब इन्वेस्टमेंट कैसे बढ़ेगा? When government when government, यहाँ से प्लीज स्टार्ट राइटिंग, वी आर कंटिन्यू हैविंग इन कंटिन्यूएशन। How investment will be increased? When government spends money on new projects, when, और जिसको हम कहेंगे government spending is increased। How investment will be increased? इन्वेस्टमेंट बढ़ाने का तरीका जो कीन्स ने बताया है वो है कि इसमें गवर्नमेंट को इंटरफेयर करना चाहिए। गवर्नमेंट शुड स्पेंड मनी ऑन न्यू प्रोजेक्ट्स ताकि लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले। तो दिस इज गवर्नमेंट स्पेंडिंग मस्ट बी इंक्रीज्ड। लिखा यहां तक? अच्छा लिखा? Just a minute, ma'am. Just a minute. How investment will be increased? When government spends money on new projects or when government spending is increased.
Okay, ma'am, done. So, according to Keynes, अब कीन्स का फुल नाम लिखते हैं जॉन मेनार्ड कीन्स. So according to John Maynard Keynes, government should have expansionist policy यानी हमने expansionist policy पढ़ी है जब हमने 2 सेक्टर इकोनॉमी 3 सेक्टर इकोनॉमी पढ़ा है. तब expansionist policy मतलब जब गवर्नमेंट अपने पिटारे से लोगों के लिए पैसा खर्च करती है, देती नहीं, खर्च करती है. Yes, government should have expansionist policy. That is it should spend money on various projects. Which would increase employment, increase income of people, and aggregate demand. Income बढ़ेगी तो aggregate demand will Increase. and full employment achieve हो जाएगा. मैम हाँ बोलो. मैम फ्लो ऑफ मनी वाला कंसेप्ट नहीं आएगा ना? Yes, it is in the syllabus and don't worry. yesterday I have मतलब मैं बैठ के सब यही sort out किया है कि there are how many more topics to be taught. Yes, law of money का बहुत बड़ा confusion है. So we have given it to the जो हमारा pamphlets design करते हैं जो लोग, they are studying on that. फिर वो लोग बताएंगे कि that is included in the syllabus or not. If it would be included, I will teach it. तो डोंट वरी, आपको जो भी कॉलेज में हुआ है सब पढ़ाया जाएगा, ऐसा कुछ भी मिस आउट नहीं होगा. दूसरी चीज मुझे बताइए, क्या आपको एडिशनल मैक्रो इकोनॉमिक्स के पैम्पलेट मिल गए हैं? नो मैम. नहीं मिले हैं? No. ठीक है, ओके. आई विल टॉक टू देम कि जल्दी से प्रिंट हो एंड यू पीपल गेट एडिशनल मैक्रो इकोनॉमिक्स पैम्पलेट एज वेल. यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? No, ma'am. No मैम. So according to John Maynard Keynes, government should have expansionist policy. It should spend money on various projects which would increase employment, increase income of people, और उससे aggregate demand खुद ब खुद बढ़ जाएगी. Next topic जो कि ऑलरेडी कवर हो चुका है, शायद आपने नोट्स बनाए होंगे इस पर. नहीं, चलिए इसी के आगे पहले तो लिखिए. इसी के आगे कंटिन्यू करते हैं. So Keynes theory is demand side theory. Keynes theory is demand side theory. अब क्यों इसे डिमांड साइड थियरी कहते हैं आपको समझ में आ गया होगा. एग्रीगेट सप्लाई को हम चेंज नहीं कर सकते. हम किसे चेंज करते हैं, किसे बढ़ाते हैं? डिमांड को बढ़ाते हैं. इसीलिए कीन्स की थियरी को डिमांड साइड थियरी कहते हैं. चलिए
अब शायद आपने लिखा हुआ होगा आपके नोट्स में, आप चेक कीजिए, एग्रीगेट डिमांड फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव, फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव, क्योंकि ये वीडियो में कवर किया है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज कीन स्कीप थ्योरी पार्ट 1 वीडियो, पार्ट 2 वीडियो आपके ऐप पर अवेलेबल है, आप उन्हें वापस से देखिए। चलिए, तो एग्रीगेट डिमांड फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव, मुझे लगता है आपने नोट्स बनाए होंगे, हम रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, एग्रीगेट डिमांड मतलब मैक्स एग्रीगेट डिमांड प्राइस, यहाँ एग्रीगेट डिमांड अगर सिर्फ बोले तो इज द मैक्सिमम सेल्स प्रोसीड जो कि एंटरप्रेन्योर को मिलना चाहिए। मैक्सिमम सेल्स प्रोसीड यानी मैक्सिमम इनकम जो एंटरप्रेन्योर को मिलना चाहिए। ये इनकम किससे होती है? ये इनकम किससे होती है? मुझे इनकम कब मिलेगी? जब कोई दूसरा पैसे ले जाएगा। ड्यू टू सेल्स। हाँ, मुझे इनकम सेल्स से होगी, यानी जो मुझे पैसा आ रहा है वो किसी और ने अपना पैसा क्या किया है जब मुझे पैसा आया है? खर्च किया है। तो अब स्क्रीन पर ध्यान से देखिएगा, एग्रीगेट डिमांड प्राइस इज मैक्सिमम सेल्स यानी इनकम ऑफ प्रोड्यूसर। अब प्रोड्यूसर को इनकम कैसे होती है? दिस इनकम इज जनरेटेड व्हेन समवन विल, दिस इनकम इज जनरेटेड when, बोलो, when someone will spend their income. Spend their income. Very good. When someone will spend their income. Spend their income means there will be expenditure. अब एक्सपेंडिचर, प्रोड्यूसर को इनकम हो रही है तो एक्सपेंडिचर किसने किया होगा? एक्सपेंडिचर बाय हाउसहोल्ड सेक्टर, एक्सपेंडिचर बाय हाउसहोल्ड सेक्टर। तो हम कह सकते हैं एग्रीगेट डिमांड प्राइस इज एक्सपेंडिचर बाय हाउसहोल्ड सेक्टर, बाय हाउसहोल्ड। चलिए, जो भी लिखा है स्क्रीन पर फिर से समझते हैं। एग्रीगेट डिमांड प्राइस यानी मैक्सिमम सेल्स जो प्रोड्यूसर को मिलनी चाहिए, मैक्सिमम इनकम जो प्रोड्यूसर को होनी चाहिए। इनकम प्रोड्यूसर की कब होगी? यही इनकम किसी ने तो पैसे क्या किए हैं उन्हें इनकम देने के लिए, मुझे इनकम देने के लिए आप लोगों ने पैसे स्पेंड किए, यानी मेरी इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर बाय हाउसहोल्ड सेक्टर। तो एग्रीगेट डिमांड प्राइस के दो पहलू समझ में आया। पहला तो मैक्सिमम इनकम जो किसको होनी चाहिए? एंटरप्रेन्योर या प्रोड्यूसर्स को होनी चाहिए। अब ये दूसरा पहलू, अब यही इनकम यानी किसी का तो यही इनकम इज इक्वल टू समवन्स स्पेंडिंग एक्सपेंडिचर। तो एग्रीगेट डिमांड प्राइस को हम दूसरे पहलू पे क्या कहेंगे? इज एक्सपेंडिचर बाय हाउसहोल्ड्स। अब एक्सपेंडिचर किन चीजों पे होता है? दो चीजों पर होता है। एक तो कंजम्पशन गुड्स पर, कंजम्पशन गुड्स यानी खाने पीने नहाने धोने के लिए कंजम्पशन गुड्स पर एक्सपेंडिचर होता है, और या फिर इन्वेस्टमेंट गुड्स पर एक्सपेंडिचर होता है, राइट? तो लैंड खरीदना, नई कोई बिल्डिंग खरीदना या फिर कोई मशीन खरीदना। तो खर्चा दो तरह का होता है, या तो ऑन कंजम्पशन गुड्स या तो ऑन इन्वेस्टमेंट गुड्स। तो एग्रीगेट डिमांड प्राइस का फॉर्मूला इससे निकल कर आता है C प्लस I। फिर से, एग्रीगेट डिमांड प्राइस इज व्हाट इज द मैक्सिमम इनकम जो मुझे या प्रोड्यूसर को मिलनी चाहिए। भाई, मेरी इनकम यानी किसी और का खर्चा, तो यानी एग्रीगेट डिमांड इज द एक्सपेंडिचर बाय हाउसहोल्ड सेक्टर।
अब this expenditure is of two types, that is on consumption goods plus investment goods. That's why aggregate demand price का formula आता है ADP is equal to C plus I. यहाँ तक किसी को सबको समझ में आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपको नहीं आया समझ में? ठीक है, मैं जल्दी से बोल देती हूँ. मुझे पता है तुम लोग बहुत, तुम्हारे कान दुख गए सुन के, बट फिर भी आई एम फीलिंग दैट यू पीपल हैव पे आते हैं. कीन्स कहते थे कि एम्प्लॉयमेंट डिपेंड्स अपॉन aggregate supply price और aggregate demand price का इंटरसेक्शन पॉइंट. तो वो क्या कहलाता है? वो क्या कहलाता है? एम्प्लॉयमेंट डिपेंड्स अपॉन Effective demand. effective demand. Very good, Moksh. So employment depends upon effective demand. Effective demand is the point of intersection of aggregate demand for Aggregate demand price and aggregate supply price. very good. What is the aggregate demand price? Maximum sales proceed जो expected कि by entrepreneur. entrepreneur. Yes. फिर आते हैं what is aggregate supply price? Minimum sales proceed. मिनिमम सेल्स प्रोसीड जो कि एक एंटरप्रेन्योर को मिलनी चाहिए ताकि उसकी कॉस्ट कवर हो सके और थोड़ा सा प्रॉफिट मिल सके. दोनों को इंटरसेक्ट होता है तो दैट इज अ पॉइंट ई. Arushi, please don't speak. It requires lot of effort to teach. Arushi, please pay attention. Otherwise, you can off your video or go out of the class. मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. Please, if you are in the class, pay attention. क्योंकि there is so much of the syllabus. इस बार इतना सारा syllabus extra बढ़ गया है कि तो बहुत कुछ पढ़ाना बाकी है अभी. तो if you नहीं पढ़ना है तो क्यों आ रहे हो? Why are you attending? चलो, तो एग्रीगेट डिमांड प्राइस और एग्रीगेट सप्लाई प्राइस जहां पर इंटरसेक्ट होंगे दैट विल बी पॉइंट ई, और उस पॉइंट पर जो एम्प्लॉयमेंट होगा वो है ON. अब कीन्स कहते थे कि ON लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या फुल एम्प्लॉयमेंट है? नो, ON इज नॉट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल. इक्विलिब्रियम फुल एम्प्लॉयमेंट पे नहीं होता अकॉर्डिंग टू कीन्स थ्योरी. फुल एम्प्लॉयमेंट पे जाने के लिए पहली चॉइस एग्रीगेट सप्लाई को कम कर दो, which is in short run. तो दूसरा चॉइस है एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाना. जब हम एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाएंगे तो we will get a new curve and there we will get a intersection of नया एग्रीगेट डिमांड प्राइस और एग्रीगेट सप्लाई प्राइस पुराना वाला ही है. तो इंटरसेक्शन ई डैश पे होगा और उस पे हमें फुल एम्प्लॉयमेंट मिलेगा जो कि है ON डैश. तो अकॉर्डिंग टू कीन्स फुल एम्प्लॉयमेंट लाने के लिए एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाओ. अब एग्रीगेट डिमांड कैन बी इंक्रीज्ड बाय व्हाट इज द सॉल्यूशन? Investment. बाय इन्वेस्टमेंट. वेरी गुड. अब कैसे इन्वेस्टमेंट? एग्रीगेट डिमांड प्राइस का मतलब है, नहीं रुको, आपसे नहीं, थोड़ा आगे आप जल्दी फास्ट फॉरवर्ड में गए, मैं स्लो जा रही हूँ. एग्रीगेट डिमांड प्राइस इज द मैक्सिमम सेल्स प्रोसीड. मैक्सिमम सेल्स प्रोसीड को बढ़ाना है तो आउटपुट भी, भाई मार्केट में सामान ज्यादा बेचना पड़ेगा, आउटपुट बढ़ाना पड़ेगा. आउटपुट बढ़ाने के लिए एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना पड़ेगा, और एम्प्लॉयमेंट तभी बढ़ेगा when there will be new machines and new projects, which is called as investment. ठीक है, तो solution is increase aggregate demand and aggregate demand can be increased by investment. फिर कीन्स आए नई थ्योरी के साथ कि भाई ये इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए किसको इंटरफेयर करना चाहिए इकोनॉमी में? किसको इंटरफेयर? गवर्नमेंट को कैसी पॉलिसी रखनी चाहिए?
Expansionist policy. एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी रखनी चाहिए और उन्हें खर्चा करना चाहिए ताकि लोगों को क्या मिले, लोगों को क्या एम्प्लॉयमेंट मिले, और एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो इनकम मिलेगी तो वो खर्च करेंगे, यानी एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी। तो कीन्स थ्योरी इज अ डिमांड साइड अप्रोच। डन? Clear? Yes. कोई डाउट? नेक्स्ट, No, ma'am. एग्रीगेट डिमांड प्राइस फ्रॉम अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव, यानी एंटरप्रेन्योर को मैक्सिमम सेल्स मिलनी चाहिए, उसकी मैक्सिमम सेल्स यानी किसी और का, हाउस होल्ड सेक्टर का खर्चा, एक्सपेंडिचर। यस, तो एक्सपेंडिचर इज डन ऑन 2 टाइप्स ऑफ गुड्स, Consumption goods and investment goods. Consumption investment. तो एग्रीगेट डिमांड प्राइस इज इक्वल टू C प्लस Plus I. यहाँ पर पूरी तरह से कीन्स की थ्योरी समाप्त होती है। नेक्स्ट, कम ऑन, राइट नोट्स। पोस्ट केनीशियन थ्योरी, जो नया सिलेबस में एडिशन हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट टॉपिक, पोस्ट केनीशियन थ्योरी। पोस्ट केनीशियन थ्योरी यानी कीन्स के पहले बाद में, कीन्स के यस आफ्टर कीन्स, यस आफ्टर कीन्स, दे हाँ लिखिए, आफ्टर कीन्स देयर वर 2 schools of thought। कीन्स के बाद लोग या इकोनॉमिस्ट दो गुटों में बढ़ गए, 2 ग्रुप्स में बढ़ गए। आफ्टर कीन्स देयर वर 2 schools of thought। फर्स्ट, economists who were against Keynes theory। पहले वो इकोनॉमिस्ट जो कीन्स की थ्योरी के अगेंस्ट में थे, उन्होंने क्या प्रेजेंट किया? दे प्रेजेंटेड 3 different concepts। They presented first monetarism, second supply side economics, monetarism, supply side economics, and third rational, अरे बेटा प्लीज म्यूट हो जाओ, rational expectations। They presented 3 different concepts: monetarism, supply side economics, and rational expectations। Second school of thought were those who favored Keynes। Those who favored Keynes। चलो, तो अब हम ये पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। कीन्स के बाद 2 स्कूल्स ऑफ थॉट थे। फर्स्ट थे इकोनॉमिस्ट जो कि कीन्स के अगेंस्ट थे, और दूसरा वो इकोनॉमिस्ट जिन्होंने कीन्स को फेवर किया। तो जो अगेंस्ट थे वो 3 नए कंसेप्ट्स लेकर आए: मॉनेटरिज्म, सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स और रैशनल एक्सपेक्टेशंस।
और यहाँ पर एज सच कोई नया कंसेप्ट था जिसे हम नियो केनिशियन थ्योरी कहते हैं, वो इसके एक्सप्लेनेशन में हम लिख लेंगे। चलिए, ये समझाने से पहले, ये मैं आज नहीं समझाऊंगी, डोंट वरी, ज्यादा हो जाएगा। इससे पहले नोट्स में कुछ लिखना नहीं है, मैं बस आपसे पूछना चाहती हूँ व्हाट डू यू मीन बाय इन्फ्लेशन। पहले कुछ कंसेप्ट अपने क्लियर करें, फिर जब मैं इन्फ्लेशन बोलूंगी तो शायद समझ नहीं आए, इसलिए मैं पहले बता दूं इन्फ्लेशन क्या होता है, मैं आपसे भी पूछूं क्या होता है इन्फ्लेशन, कुछ पता है? व्हाट डू यू मीन बाय Rise in इन्फ्लेशन? general price level. यस rise in प्राइस लेवल। हाँ, अब मैं एक मिनट, चलिए, वेरी गुड, मेरे को बहुत अच्छा लगा, आपको आता है, ठीक है, तो मैं थोड़ा सा उसको इलैबोरेट करती हूँ। देखिए, इन्फ्लेशन का मतलब है कि डिमांड बहुत ज्यादा है, डिमांड ऑफ गुड्स बहुत ज्यादा है, गुड्स बहुत ज्यादा है। तो जब बहुत डिमांड बढ़ती है और सप्लाई में कोई चेंज नहीं आता है ना, सप्लाई तो उतनी की उतनी ही है, ज्यादा सप्लाई नहीं हो पा रहा सामान का, तो जब गुड्स की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो प्राइसेस बढ़ती है। वापस से देखिए, व्हेन सिचुएशन, इन्फ्लेशन का मतलब होता है जब गुड्स की बहुत डिमांड है, गुड्स की बहुत डिमांड है पर सप्लाई में कोई चेंज नहीं आ रहा, फुल एम्प्लॉयमेंट पे है हम, यानी फुल एम्प्लॉयमेंट यानी ऑलरेडी जितने रिसोर्सेज है सबको लगा दिए, अब हम सप्लाई नहीं बढ़ा सकते, तो डिमांड बहुत ज्यादा हो गई, कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा है उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए, तो चीजों की प्राइसेस बढ़ जाएगी। दिस इज इन्फ्लेशन। दूसरा आते हैं रिसेशन। दूसरा कंसेप्ट होता है रिसेशन। क्या कुछ पता है रिसेशन क्या होता है? Do you know what is recession? डिप्रेशन। हाँ, डिप्रेशन, रिसेशन। Pre-depression period when the economy starts to deplete. अरे मैं कुछ पूछ रही, मैं भी पूछू रिसेशन क्या सिचुएशन होती है, चलिए मैं बताती हूँ। रिसेशन का मतलब है when people have no money, लोगों के पास पैसा नहीं है। Why? Because no employment। वापस से, लोगों के पास पैसा नहीं है, क्यों? क्योंकि उन्हें कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा, यानी काम नहीं मिल रहा, तो उनके पास पैसा नहीं है, तो डिमांड बढ़ेगी कि कम होगी? डिमांड ऑफ गुड्स विल, जल्दी बताओ, डिमांड ऑफ गुड्स विल डिक्रीज। डिमांड कम हो जाएगी तो प्राइसेस ऑफ गुड्स भी, डिमांड ही नहीं है उस चीज की तो प्राइस ऑफ गुड्स भी कम हो जाएंगे। क्लियर है? समझ में आया? फिर रिसेशन का मतलब है जब लोगों के पास पैसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उनको काम एम्प्लॉयमेंट नहीं नहीं मिल है। रहा। वेरी गुड, उनको काम नहीं मिल रहा। अब काम नहीं मिल रहा, पैसा नहीं है, इनकम नहीं है, तो क्या गुड्स की डिमांड होगी? क्या गुड्स की डिमांड होगी? नहीं, तो चीजों की प्राइसेस कम हो जाएगी। तो दिस इज अ सिचुएशन ऑफ रिसेशन, इसे कहते हैं रिसेशन। समझे कि नहीं? यस मैम। जब रिसेशन कैरीज फॉर अ लॉन्गर टाइम, रिसेशन कैरीड आउट फॉर लॉन्गर टाइम, यानी 4-5 साल तक रिसेशन में ही है इकोनॉमी, लोगों के पास पैसा नहीं है, काम करने के लिए नहीं है, चीजों की प्राइसेस बहुत कम हो गई है, रिसेशन कैरीड आउट फॉर लॉन्गर टाइम, तो उस सिचुएशन को हम कहते हैं डिप्रेशन। क्लियर? दिमागी डिप्रेशन नहीं, इकोनॉमिक डिप्रेशन। Ma'am, can you repeat the recession again? हाँ, चलो, what is recession? Recession वो situation है when people are not having money। जैसे आज का टाइम है, people are having less money, no money नहीं कह सकते, less money, क्योंकि employment नहीं है। employment नहीं है तो income नहीं है, पैसा नहीं है, तो goods की डिमांड भी नहीं है। गुड्स की डिमांड नहीं है, तो मुझे बताओ, क्या प्रोडक्शन सेक्टर ज्यादा गुड्स बनाएगा?
नो। नहीं बनाएगा क्योंकि डिमांड ही नहीं है। तो गुड्स ज्यादा नहीं बनाएगा तो लोगों की भी जरूरत नहीं, लोगों को बाहर निकाल देगा, अनएम्प्लॉयमेंट फिर से होने लगेगा, है ना। वो सिचुएशन जब लोगों मार्केट में चीज की डिमांड ही नहीं है, क्यों? क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं है। तो प्रोडक्शन सेक्टर क्या करेगा? ज्यादा सामान नहीं बनाएगा, कम बनाएगा, और लोगों को अपने फैक्ट्री से क्या कर देगा? भाई कम चीजें बनानी है तो लोग भी कम चाहिए, तो चाहिए। लोगों को बाहर कर देगा। तो फिर से क्या हो जाएगा? सिचुएशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। लोगों के पास काम नहीं है, लोगों के पास पैसा नहीं है, लोगों को हाँ अनएम्प्लॉयमेंट है। दैट इज अ सिचुएशन ऑफ रिसेशन। और जब रिसेशन 4-5 साल कंटिन्यू किसी इकोनॉमी में चलता है तो दैट इज व्हाट इट इज कॉल्ड एज डिप्रेशन। डिप्रेशन। ठीक है। नेक्स्ट आता है एक लास्ट कंसेप्ट फॉर द डे जो पता होना चाहिए, दैट इज स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन आज मैं इसे शॉर्ट में समझा रही हूँ, नेक्स्ट यानी थर्सडे को हम यही स्टैगफ्लेशन से स्टार्ट करेंगे। स्टैगफ्लेशन इज कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ इन्फ्लेशन एज वेल एज रिसेशन। कैसे? प्राइसेस आर हाई, इसका आ गया, इन्फ्लेशन का निकल कर आया, प्राइसेस आर हाई, अनएम्प्लॉयमेंट इज हाई, लोगों को काम नहीं मिल रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट इज हाई, ये आया यहां से, रिसेशन से आया, अनएम्प्लॉयमेंट इज हाई। और थर्ड सिचुएशन स्टैगफ्लेशन में होती है लो इकोनॉमिक ग्रोथ। So combination of inflation and recession gives rise to stagflation, जहां पर प्राइसेस तो सामान की बहुत महंगाई है यार, पाकिस्तान में आलू 100 रुपए किलो मिल रहे हैं, प्राइसेस आर हाई, अनएम्प्लॉयमेंट इज हाई, लोगों को काम नहीं मिल रहा, और इकोनॉमिक ग्रोथ तो बहुत कम है। This is a situation of stagflation. ठीक है। तो स्टैगफ्लेशन जब प्राइसेस आर अनएम्प्लॉयमेंट इज हाई और लो इकोनॉमिक ग्रोथ है। डोंट वरी, स्टैगफ्लेशन में अच्छे से लिखवाऊंगी, मैंने कंसेप्ट समझाया है, राइटिंग में मैं अच्छे से लिखवाऊंगी कि इस पे एक एमसीक्यू बन सकता है। यहां तक किसी को कोई डाउट? नो मैम। तो हम थर्सडे को कहां से स्टार्ट करेंगे? यहां से। हाँ, स्टैगफ्लेशन का मतलब समझाकर, इकोनॉमिस्ट हु आर अगेंस्ट कीन्स और उनके ये अगेंस्ट कीन्स थ्योरी और उनके ये 3 कंसेप्ट्स जो उन्होंने दिए हैं वो समझे। मैम क्या आप वो जूम आउट करके वो इफेक्टिव डिमांड वाला एक बार स्क्रीन शेयर कर सकते हैं? इफेक्टिव डिमांड वाला वो तो जस्ट जो सबसे स्टार्ट था वो। हाँ, एक सेकंड। देखिए, एग्रीगेट सप्लाई प्राइस इज अ स्ट्रेट लाइन, राइट? दिख रहा है स्ट्रेट लाइन, एग्रीगेट सप्लाई प्राइस। मैम थोड़ा जूम पहले आउट करो। एग्रीगेट और जूम करो, ओके। मैम जूम आउट छोटा करो, छोटा करो, स्क्रीनशॉट लेना है। हाँ जो स्क्रीनशॉट, अरे तो ये तो पैम्पलेट में है बेटा, अच्छे से है बहुत। हाँ मैम पता है, बट ये मतलब फिक्स हो गया ना तो ये ये छोटा ही नहीं हो रहा, रुक जा, इतना छोटा हो गया। Is it okay कि और you want? हो गया ठीक है, चलिए तो we end the class here, ओके है ना? चलिए बाय बाय, टेक केयर। मैम।